ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी मशीन के फंक्शन की बात करें तो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, हमारी पल्स रेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इन सारी चीज़ों का ईसीजी मशीन एक ग्राफ बना के देती है। आज की वीडियो में हम उसी ग्राफ को डील करेंगे कि किस तरीके से ग्राफ में जो हमारी डिसीज़ होती है वो किस तरीके से हम ग्राफ में देख के डिसीज़ का पता कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ईसीजी का। इसमें से हम इसका एक सेगमेंट लेते हैं, तो इसका एक सेगमेंट होता है जिसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं, पी और एक आती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक होती है हमारी टी। ये 3 चीज़ें होती है। इनको हम डील करने से पहले देखते हैं कि पी और आर तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल, और जो एस और टी तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं एस टी इंटरवल, और जो हमारी क्यू से लेकर टी तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम क्यू टी इंटरवल। इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी हो जाती है 3 वेव्स हो जाती है। जब हमारा ब्लड होता है, हमारा ब्लड जब आर्ट्रियम में आता है, एट्रियम में, ये जो हमारे ऊपर जो एट्रियम होते हैं, एट्रियम में जब हमारा ब्लड आता है तो जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे बनती है हमारी पी वेव। समझ आया? जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे बनती है हमारी पी वेव। उसके बाद क्या है कि जब ब्लड हमारे एट्रियम से फिर हमारे वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस टाइम पे बनाएगी हमारी क्यू आर एस वेव। हमारे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पे बनेगी क्यू आर वेव बनेगी, और जब हमारा हार्ट फिर से रिलैक्स होगा उस टाइम पे बनेगी हमारी टी वेव्स। तो हमारी वेव्स को हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से वेव्स बनती है। जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी पी वेव्स बनती है, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी क्यू आर एस वेव बनती है, और हमारा जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस टाइम पे हमारी टी वेव्स बनती हैं। अगर हमारी पी जो पी वेव है इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी होती है तो इसका मतलब है कि हमारे जो एट्रियम है, राइट और लेफ्ट एट्रियम में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी है। और अगर हमारी क्यू आर एस वेव में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो हमारे वेंट्रिकल में ही किसी तरीके की प्रॉब्लम है। और अगर हमारे टी वेव में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो अगर हमारी जो बंडल ब्रांचेस है उनमें ही किसी तरीके की प्रॉब्लम है, जिससे हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स होने में प्रॉब्लम आ रही है। इनको हम अच्छे से देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी जो ईसीजी की ये होती है, जो हमारी ईसीजी की सेगमेंट होते हैं, जिस तरीके से आप ये फोटो में देख सकते हो, इनकी जो बीच की दूरी होती है इनको ही बोलते हैं रिदम। जो हमारी ईसीजी में हम बोलते हैं ना, रिदम करके देखते हैं कि पेशेंट की हार्ट रेट किस तरीके से चलती है। तो इसको हम देखते हैं। पहले हम रिदम को पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से ये जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, अगर हमारा एक बॉक्स हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी हमारे बॉक्स होते हैं उनका डिवाइडेशन करते हैं हम 300 से। तो सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास होता है ईसीजी में एक बॉक्स, यानी कि जो हमारी जो सेगमेंट है, ये जो 2 सेगमेंट की जो बीच की दूरी नापते हैं हम, अगर हमारे 2 सेगमेंट के बीच की दूरी में सिर्फ एक बॉक्स है तो उसका डिवाइड करते हैं हम 300 से। उसी तरह अगर हमारे 1-2 बॉक्स है तो उसका हम डिवाइडेशन किससे करते हैं? 300 से। तो हमारी पल्स रेट कितनी आ जाएगी? 150। और उसी तरीके से अगर हमारे जो बॉक्स होते हैं वो 3 होते हैं तो हमारी पल्स रेट कितनी आ जाएगी? 100। बट अगर हमारे जो इनकी दोनों की जो बीच की गैप देखते हैं तो वो होती है 4 लार्ज। जो हमारी जो 4 लार्ज जो स्क्वायर होते हैं इनमें होनी चाहिए। 4 लार्ज स्क्वायर होगी तो हम 4 को 300 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी जो पल्स रेट आएगी वो 75 BPM आनी चाहिए। अगर हमारी इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर हमारी जो ईसीजी है इसके जो सेगमेंट की जो दूरी है इसमें अगर प्रॉब्लम है, अगर इसमें बॉक्स कम है, हम सिर्फ बॉक्स के हिसाब से समझते हैं कि स्क्वायर बॉक्स जो है इनके हिसाब से समझते हैं। अगर इसमें स्क्वायर बॉक्स ज़्यादा है, समझिए, अगर इसमें स्क्वायर बॉक्स से ज़्यादा है तो हमें ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया यानी हमारी पल्स रेट का कम हो जाना। और अगर हमारे इसमें स्क्वायर कम है, 4 से स्क्वायर कम है, तो हमें ट्रैकीकार्डिया की शिकायत हो सकती है। तो हमारी जो ईसीजी होती है इसमें हम ये जो ईसीजी की गैप में देखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? रिदम में हमें यही पता चलता है कि हमें पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे जितने भी बॉक्स आते हैं उन बॉक्स का डिवाइडेशन करते हैं हम 300 से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद अगर जो हमारी जो वेव होती है हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल पी वेव। जो हमारा ग्राफ होता है नॉर्मल पी वेव का मतलब क्या होता है, अगर जो हमारी जो नीचे 3 डिब्बे दिख रहे हैं आपको, अगर हमारी जो ग्राफ है उसकी ये जो लेंथ होती है 3 डब्बे, मतलब वो छोटे वाले बॉक्स होते हैं जो हमने अभी देखे थे, ये लार्ज वाले थे, इसके बाद ये छोटे वाले हैं। अगर जो वेव की जो साइज़ हो वो 3 बॉक्स तक है और उसकी जो लंबाई है वो 2.5 बॉक्स है, यानी कि 2.5 mm होती है, तो ये होती है नॉर्मल वेव। अगर जो इसकी लंबाई जो हमारी जो इसकी जो लंबाई जब बढ़ती है तो उसमें हमारी आती है आर्टीरियल अगर हमारे जो मतलब जो हमारी ये जो ग्राफ होता है पी वेव का, अगर इसमें किसी तरीके की जैसे कि ये लंबा हो जाता है, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एट्रियम इनलार्जमेंट। जो हमारे राइट एट्रियम होता है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, उसके कारण जो पी वेव की जो ग्राफ होती है ये ऊपर हो जाती है। और अगर जो हमारी जो पी वेव का जो ग्राफ होता है वो चौड़ी हो जाती है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जिस तरीके से ये वेव बनी हुई है, एक होती है हमारी नॉर्मल वेव हो जाती है। अब देखते हैं, अगर जो हमारी पी वेव होती है वो मतलब लंबी हो जाती है, एकदम सीधी चल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो राइट एट्रियम इनलार्जमेंट। और अगर हमारी जो वेव होती है वो चौड़ी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। और अगर हमारी जो वेव होती है वो लंबी हो के साथ चौड़ी भी हो रही है तो उसमें हम बोलते हैं बोथ आर्ट्रियम इनलार्जमेंट और लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो हमारी पी वेव होती है उससे हम क्या पता कर सकते हैं, तो पी वेव से जो हमारे हार्ट के एट्रियम है उनका इनलार्जमेंट हो जाता है। ये हम यहाँ तक समझ गए। तो हमारी यहाँ पे पी वेव कंप्लीट हो जाती है। सेकंड जो वेव होती है हमारी क्यू आर एस, ये क्यू आर एस वेव होती है। जो क्यू आर एस वेव होती है इनके जो बीच की दूरी होती है ये होती है 0.8 सेकेंड से 0.12 सेकेंड तक की। ये मिनी सेकेंड में आते हैं, 0.8 सेकेंड से 0.12 सेकेंड तक। अगर इनके गैप के बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो इसमें अभी हम देखते हैं, ये जिस तरीके से आप फोटो कि हमारी V1 और V6 में देखते हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये हमारी नॉर्मल वेव होती है QRS कॉम्प्लेक्स की। अगर हमारी जो ये QRS वेव होती है W के फॉर्म, अगर V1 में W के फॉर्म में बन रही है और V6 में M के फॉर्म में बन रही है तो इसका मतलब है लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के ब्लॉक्ड हो चुके हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक। अगर हमारी V1 में W बन रहा है और V6 में M बन रहा है, इसका मतलब है हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक हो चुकी है। और अगर हमारे जो V1 में W की शेप बन रहा है, V1 में M की शेप बन रही है और V6 में W की शेप बन रही है, इसका मतलब होता है राइट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक। जो हमारी बंडल ब्रांचेस होती है वो ब्लॉक होती है, इनके कारण ये रिदम बनती है। तो हमारी पी वेव में हमने समझा था कि पी वेव से हमारे अगर हमारा पी वेव लंबा हो रहा है उससे क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हो गया। और अगर हमारी पी वेव चौड़ी हो रही है उससे हमारा क्या हो रहा है, राइट लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट होता है। उसी तरीके से इसमें क्या देखा कि QRS में हमने देखा कि अगर हमारी M बन रही है, W बन रहा है तो V1 में, तो इसका मतलब है लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक हो गए हैं और राइट बंडल ब्रांचेस ब्लॉक हो जाती है। तो इन दो वेव्स में ये समझ में आता है। उसके बाद जो हमारी इस ग्राफ में जो सबसे लास्ट चीज़ बचती है वो है टी वेव्स। टी वेव्स का मतलब क्या होता है, जो टी वेव्स होती है इसको भी बहुत सारी कैटेगरीज में देखते हैं। तो टी वेव्स अगर नॉर्मल है या पैक्ड है या इन्वर्टेड है, वाइड है या फ्लेंटेड है, इस तरीके से हम समझते हैं जो हमारी जो टी वेव्स है ये किस शेप में है। अगर जो नॉर्मल है तो ये ऐसा शेप हो जाएगा। पैक्ड यानी अगर पूंछ जैसी लंबी हो रही है तो उसके क्या डिसीजेस हो सकते हैं, या वाइड है तो इससे क्या डिसीजेस हो सकती है। तो ये हमारा एक ग्राफ होता है टी वेव्स का। अगर प्रोमिनेंट है, इन्वर्ट, फ्लेंटेड या बाइट है, तो अगर प्रोमिनेंट है तो इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाइपर कैलेमिया यानी कि कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो टी वेव प्रोमिनेंट हो सकती है। बिनाइन एंड अर्ली हो सकता है, बिनाइन का जो ट्यूमर वो होता है वो अर्ली हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रियल हाइड्रोट्रोप्सी हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इनमें से किसी चीज़ की डिसीज़ होती है तो जो हमारी टी वे है उसमें किसी तरीके का एबनॉर्मलिटीज़ आती है। तो हमने तीनों वेव्स को पढ़ लिया।
उसके बाद जो हमारा आता है लास्ट है वो होता है एस और टी की दूरी। अगर हमारी जो एस टी के बीच में जो गैप होती है इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे एस टी एलिवेशन यानी जो हमारी एस टी होती है ये ऊपर की साइड जा रही है और एक होती है एस टी डिप्रेशन, तो इनको दोनों को हम देखते हैं। तो अगर हमारे एस टी एलिवेशन हो रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो एक्यूट पेरिकार्डियम, बिनाइन अर्ली रिप्रोडक्टिव लेफ्ट वेंट्रिकल हाइड्रोटॉप्सी, तो ये इतनी सारी डिजीजेस हो सकती है अगर हमारा एस टी एलिवेशन हो रहा है। और अगर हमारा एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो रहा है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बंडल ब्रांचेस ब्लॉक हो सकते हैं, हमारे ट्रेकिकार्डिया हो सकते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस की में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, जब हमारा एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड होगा। तो इस तरीके से हम पेशेंट का जो ग्राफ होता है उसको पढ़ के पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअलिटी में क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।